आज सुनिए, समकालीन हिंदी साहित्य को अपनी लेखनी से समृद्ध करने में प्रयत्नशील रचनाकारों में अग्रणी स्थान रखने वाली लेखिका वंदना वाजपेयी जी की लिखी हुई कहानी फॉरगिव मी, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। रात के करीब 12:30 बजे थे जब मैं रोज़ की तरह अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। तभी डैड मेरे कमरे में आए। मुझे देखकर बोले, पढ़ाई कर रही हो क्या प्रिया? मैंने उनकी तरफ बिना देखे पूछा। आपको जो कहना है कहिए और जाइए। मैं जानती थी कि डैड इस समय मेरे कमरे में सिर्फ तुम पढ़ रही हो क्या पूछने तो नहीं आए होंगे। ज़रूर कुछ और कहने आए होंगे और भूमिका बांध रहे हैं। भूमिकाओं से मुझे खासी नफरत है। ये वजह काफ़ी थी मुझे क्रोध दिलाने के लिए। डैड ने सर झुकाकर कहा, अब उसे माफ़ कर दो प्रिया। थोड़ा रुककर वो फिर बोले, वैसे भी वो हमें छोड़कर जाने वाली है। इस बार उनका स्वर आर्द्र था। माफ़? माय फुट। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। मैंने गुस्से के बवंडर को रोकते हुए कहा, आखिरकार वो तुम्हारी मॉम है। डैड का ये शब्द मुझे अंदर तक तोड़ गया। मैं गुस्से में चीख पड़ी, डैड, वो आपकी वाइफ हो सकती हैं, वो मेरी मॉम नहीं हैं और ना ही कभी मेरी मॉम की जगह ले सकती हैं। दुनिया की कोई भी ताकत ऐसा नहीं करवा सकती है। पर प्रिया, डैड का वाक्य पूरा होने से पहले मैंने अपनी किताब ज़मीन पर फेंक दी। जाइए जाइए यहाँ से, जस्ट लीव मी अलोन। डैड मेरा गुस्सा देखकर चले गए और मैं देर तक सुबुकती रही। मैं भले ही सिर्फ 15 साल की थी, पर परिस्थितियों ने मुझे अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा कर दिया था। रोते रोते अचानक मुझे डैड के शब्द ध्यान आए। वो हमें छोड़कर जाने वाली है और मेरे दिमाग ने इसका सीधा साधा मतलब निकाल लिया कि डैड और मोनिका मतलब मेरी सौतेली माँ का तलाक होने वाला है। क्या सच? क्या इसीलिए डैड दुखी थे? मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मैं अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर चिल्लाई, ओह ग्रेट। दूसरे दिन मैं खुशी खुशी स्कूल गई। मैंने अपनी सब सहेलियों को कैंटीन में ले जाकर ट्रीट दी। हालांकि सब खाने पीने में मस्त थीं, पर नैन्सी ने पूछ ही लिया, प्रिया, आखिर ये ट्रीट किस खुशी में दी जा रही है? मैंने चहकते हुए कहा, फाइनली फाइनली एंड फाइनली मोनिका और मेरे डैड में तलाक होने वाला है और वो हमें छोड़कर जाने वाली है। अपनी स्टेप मॉम मोनिका के लिए मेरे मन में इतनी नफ़रत है कि मैंने उसे कभी मॉम नहीं कहा। मैं हमेशा उसे मोनिका ही कहती रही, डैडी के लाख समझाने के बावजूद भी। वैसे भी अमेरिका में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तभी रीता ने कोक का घूंट गटकते हुए पूछा, प्रिया, क्या तुम्हारे डैड और स्टेप मॉम में काफ़ी झगड़े होते हैं? नहीं तो। इस बात का उत्तर देने के साथ ही मैं अतीत में पहुंच गई। जब मैं छोटी थी तब मेरी मॉम और डैड में बहुत झगड़े होते थे। उनको झगड़ता देखकर मैं रोने लगती। थोड़ी देर के लिए वो दोनों चुप हो जाते, पर फिर झगड़ना शुरू कर देते। उनके झगड़े में बार बार मेरा नाम भी शामिल होता। दोनों कहते कि अगले की वजह से मेरा जीवन खराब हो रहा है। मैं बहुत सहम जाती थी। मैं मॉम या डैड में से किसी एक को चुनना नहीं चाहती थी। इसी कारण कई बार नींद खुल जाने के कारण भी मैं आंख बंद किए पड़ी रहती कि कहीं मुझे रोता देखकर वो दोनों एक दूसरे पर मुझे रुलाने का कारण ना थोपने लगें। कई बार भय से मेरी टॉयलेट बिस्तर पर ही छूट जाती और मॉम मुझे बाथरूम में ले जाकर शावर के नीचे बैठा देती। रात ही रात बेडशीट बदली जाती। मुझे थोड़ा पुचकार कर फिर दोनों झगड़ने लगते, पर बात संभलते ना देखकर दोनों की सहमत से मुझे दूसरे कमरे में सुलाया जाने लगा। अफसोस, झगड़े की आवाज़ों ने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं कानों पर तकिया लगाकर जोर से दबाती, पर आवाज़ें मेरा पीछा ही ना छोड़ती। मैं रोज़ भगवान से प्रार्थना करती कि मेरे मॉम डैड के बीच सब ठीक कर दो, हम भी हैप्पी फैमिली की तरह रहें। पर भगवान भी शायद कानों में तकिया लगाकर सोते थे। उन्होंने कभी मेरी नहीं सुनी। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है। मैं 6 साल की थी। मॉम ने मुझे गुलाबी रंग की फ़्रॉक पहनाई और खूब प्यार किया। मॉम बहुत रोती जा रही थी। रोते रोते ही उन्होंने मुझसे कहा था, प्रिया, मैं केस हार गई हूँ। तुम्हारी कस्टडी पापा को मिली है। मैं वापस इंडिया जा रही हूँ। तुम्हें यहाँ अमेरिका में रहना है अपने पापा के साथ। हो सकता है आगे तुम्हारी कोई स्टेप मॉम आए, पर तुम संयत रहना। बड़े होने पर मैं कैसे भी तुम्हें ले जाऊँगी।
मॉम चली गई और मैं रह गई डैड के साथ अकेली। पहले 2 सालों में डैड मुझे इंडिया लेकर गए, मॉम से भी मिलाया, पर उसके बाद ये संपर्क भी टूट गया। हाँ, कभी कभी मॉम से फ़ोन पर बात होती। उनके आंसू मुझे अंदर तक चीर देते। मैं इमोशनल सपोर्ट के लिए डैडी पर निर्भर होती जा रही थी। मेरा 8वां बर्थडे था जब मोनिका डैड की ज़िंदगी में आई। वो पार्टी में इनवाइटेड गेस्ट में थी। डैड उससे बहुत हंस हंस कर बात कर रहे थे। मुझे उसका डैड के साथ इस तरह घुल मिल कर बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अलबत्ता उसके बेटे जॉन के साथ मेरी अच्छी जमी। हमने कई खेल साथ में खेले। उसके बाद मोनिका अक्सर हमारे घर आने लगी। डैड का वो टाइम जो मेरे लिए था उस पर कब्जा जमाने लगी। उसे डैड के साथ देखकर मेरे मन में न जाने कैसे आग सी लग जाती। मुझे लगता डैड के इतने पास कोई नहीं बैठ सकता। वो जगह मेरी मॉम की थी जिसे कोई नहीं ले सकता। मैं तरकीबें सोचती कि कैसे डैड को उससे दूर कर सकूं, पर डैड और मोनिका के प्रेम के बहाव के आगे मेरी छोटी नादान सारी तरकीबें बह गईं। प्रेम अंधा होता है और स्वार्थी भी। डैड को मोनिका को अपनी प्राथमिकताओं की लिस्ट में पहला स्थान देते समय मेरी बिल्कुल याद नहीं आई। कुछ ही महीनों में दोनों ने शादी कर ली। मोनिका के साथ उसका बेटा जॉन भी हमारे घर आ गया। जॉन के रूप में मुझे सौतेला ही सही पर एक छोटा भाई तो मिल ही गया, पर मोनिका को मैं कभी माफ़ नहीं कर सकी, ना ही उन्हें कभी अपनी मॉम की जगह दे सकी। वेडिंग गाउन में जब मोनिका ने हमारे घर में प्रवेश किया था तो मेरा गुस्से से भरा चेहरा देखकर उसके पहले शब्द यही निकले थे, प्रिया, जिंदगी एक बहाव है। जीवन नदी कैसे बहती है कोई नहीं जानता। ये नदी कभी पत्थरों को साथ बहा कर ले जाती है, कभी कभी किसी बड़े पर्वत को काट देती है, तो कभी मन बना लेती है कि उसे उस पर्वत से नहीं टकराना और चुपचाप अपना रास्ता बदल देती है। केवल ईश्वर ही जानता है कि नदी ये सब अपनी इच्छा से करती है या सब कुछ पूर्व नियोजित होता है। फिर भी हम किसी भी सूरत से नदी को दोष नहीं दे सकते। तुम्हारे जीवन में मैं आ गई हूँ। मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। ये सब कुछ अचानक से हुआ, ये पूर्व नियोजित नहीं था। फिर भी अगर तुम मुझे गलत समझती हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी। अब हम एक फैमिली हैं और मैं कोशिश करूँगी हम एक अच्छी फैमिली के रूप में आगे बढ़ें। मुझे उसकी बात में दम लगा था। मैं भी एक अच्छी खासी ज़िंदगी जीना चाहती थी। शायद मैं उसे माफ़ कर देती, पर मेरी माँ के आंसू मुझे ऐसा करने से रोक रहे थे। मैंने अपने आप को संयत किया। ओह, कितनी चालाक है, अपना ज्ञान बघार रही है, पर मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकती। सोचते हुए मैंने उसका हाथ झटक दिया और अपने कमरे में चली गई। वैसे मोनिका की पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग थी। वो एमएनसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ साथ एक चुस्त दुरुस्त महिला थी, जो इतनी हेल्थ कॉन्शियस थी कि सुबह ठीक 5 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक और योगा करती और बैलेंस डाइट पर बहुत जोर देती। हेल्दी फूड, हेल्दी ड्रिंक, हेल्दी लाइफस्टाइल, बस हेल्दी हेल्दी हेल्दी। उसके सर पर अच्छी हेल्थ का भूत सवार रहता। उसके इतने गुणों के बावजूद मेरे मन में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। मुझे लगता था मोनिका मेरी मॉम के आंसुओं का कारण है। हालांकि जहाँ तक मुझे याद है मैंने कभी अपने मॉम और डैड के झगड़े के बीच कभी मोनिका का नाम नहीं सुना था। अरे, कहाँ खो गई? रीता की आवाज़ से मेरी तंद्रा टूटी और मैं फिर से कोक और चिप्स में मगन हो गई। अगले 4-5 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन बीते। मैं खुद में खुश थी। ईयर प्लग लगाकर गाने सुनती और अपने में मस्त रहती। घर में क्या एक्टिविटी चल रही है इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। करीब हफ्ता भर बीत जाने के बाद जॉन ने बताया कि मॉम हॉस्पिटल में है। अरे हाँ, कुछ दिन से मुझे मोनिका घर में दिखी भी नहीं थी, पर मेरी नफ़रत इतनी ज़्यादा थी कि मैं उसे होते हुए भी नोटिस नहीं करती थी, तो ना होने पर क्या खाक नोटिस करती। खैर, हॉस्पिटल में है तो मुझे क्या। फिर भी औपचारिकता के नाते मैंने जॉन से पूछ ही लिया, क्या हुआ है उन्हें। जॉन की फीलिंग्स ना हर्ट हो इसलिए मैंने उसके मुंह पर मोनिका नहीं कहा। जॉन सुबक पड़ा, लंग कैंसर है, टर्मिनल स्टेज। व्हाट? मैं चीखी। अभी पता चला, और इतनी जल्दी टर्मिनल स्टेज कैसे? दरअसल कैंसर शुरू से लंग्स में ही था, पर अब मेटास्टेटिस करके ब्रेन में पूरी तरह फैल गया है। जॉन ने आंसू पोंछते हुए कहा। मुझे झटका सा लगा। तुम चिंता मत करो जॉन, एवरीथिंग विल बी फाइन, कहकर मैं अपने कमरे में चली आई।
अब मुझे डैड की बात का मतलब समझ में आया कि वो मुझे क्यों कह रहे थे कि उसे माफ़ कर दो, वो हमें छोड़कर जाने वाली है। तो क्या छोड़कर जाने का मतलब ये था? ओह नो! मैं मोनिका से मिलने के लिए अधीर हो उठी। शाम को मैं डैड के साथ हॉस्पिटल गई, पर उनसे मिल ना सकी। उन्हें शीशे के केबिन में सबसे दूर रखा गया था। पर क्यों डैड? मैंने डैड से पूछा। बेटा, मोनिका को कीमो के साथ शरीर कमज़ोर होने के कारण सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन ने घेर लिया है। उन्हें एलूफ इसलिए रखा गया है कि आगे उन्हें कोई इन्फेक्शन ना लगे। मैं शीशे के पार मोनिका के शरीर में तमाम ट्यूब लगे देख रही थी। ये सच है कि मैं मोनिका को डैड से दूर देखना चाहती थी, पर ऐसे नहीं। मैं उससे नफरत करती थी, पर इतनी भी नहीं कि उसे इस हालत में देखूं। उस समय बस मैं इतना कहना चाहती थी, मैंने तुम्हें माफ़ किया। पर शीशे के उस पार वो क्या सुन पाती? मेरी आंखें छलक पड़ीं। उस रात मैं सो नहीं पाई और उस दिन को याद करने लगी जिस दिन मोनिका मेरे डैड की वाइफ बनकर मेरे घर आई थी और मैंने उसके बारे में एक बुरी औरत होने का विचार बना लिया था। मैं उसकी सुंदरता, उसकी काबिलियत, उसके हेल्दी लाइफस्टाइल को वो अवगुण मानने लगी जिसके कारण मेरी मॉम मुझसे दूर हो गई। ऐसा नहीं है कि मोनिका ने मुझसे प्यार जताने की कभी कोशिश नहीं की। पिछले 6 सालों में उसने मेरा दिल जीतने के लाखों प्रयास किए। कितनी बार उसने आंखों में आंसू भरकर मुझसे प्लीज़ फॉरगिव मी कहा, पर मैंने उसके हर प्रयास को एक साजिश समझा जिसके द्वारा वो मेरे मन से मेरी मॉम की जगह छीन सके। मुझे याद है कि अक्सर ब्रेकफास्ट मोनिका ही बनाती थी। ज़्यादातर वही बनता था जो जॉन को पसंद था। उसके लाख पूछने के बावजूद मैंने उसे अपनी पसंद नहीं बताई, पर शायद उसने डैड से पूछ लिया और अगली सुबह ब्रेकफास्ट के समय चहकते हुए यह कहकर सर्व किया कि आज मैंने अपनी डॉटर प्रिया की पसंद का ब्रेकफास्ट बनाया है। बस इतना सुनना था कि मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने उसके सामने ब्रेकफास्ट डस्टबिन में फेंक दिया और फ्रिज से ब्रेड बटर निकाल कर खा लिया। मोनिका मुझे देखती रही, पर मैंने पलट कर नहीं देखा। उसके बाद उसने मुझे तोहफे देने शुरू किए। मेरी पसंद के कपड़े, मेरी पसंद के शूज़ या टॉयज़, कुछ भी, महंगे से महंगे। इतने महंगे उसने कभी जॉन के लिए भी नहीं लिए थे, पर मैंने हर बार ये कहते हुए मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है, तुम मुझे दुनिया की सारी दौलत से भी नहीं खरीद सकती, उसके तोहफे लौटा दिए। हर बार वो दुखी होते हुए कहती प्लीज़ फॉरगिव मी। हर बार उसकी आंखें डबडबाती। कभी कभी एक पल के लिए मेरा दिल पिघलता भी, पर मैं तुरंत संयत हो जाती। वो मेरी माँ की आंसुओं का कारण थी, इसलिए मैं बिना परवाह किए सर झटक कर चल देती। वो हमारे रिश्तों को सुधारने के लिए कभी मॉल, कभी पार्क, कभी मूवी चलने का प्रोग्राम बनाती, पर मैं सर दर्द या पेट दर्द का बहाना बनाकर अपने बिस्तर पर पड़ी रहती। सच्चाई तो ये थी कि मैं उसे एक भी मौका नहीं देना चाहती थी कि वो मुझे खरीद सके। मुझे लगता था इसी में उसकी हार है। हाँ, एक वक्त था जब मैं काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। मुझे कई दिन से बुखार आ रहा था। मोनिका मेरा ध्यान रखने में कोई कोताही नहीं रखना चाहती थी। वो मुझे अपने हाथ से दवाइयाँ देती, जबकि मैं चाहती कि डैड मुझे दवाई दें। मैं दवा खाती नहीं थी। अगर उसने मुंह में डाल दी तो लीलती बिल्कुल नहीं थी। गाल के बीच में फंसा लेती। उसके जाने के बाद थूक देती थी। इसी कारण बुखार बहुत बढ़ गया। मैं शायद अर्ध बेहोशी की अवस्था में मॉम मॉम बड़बड़ा रही थी। जब मोनिका मेरे कमरे में आई, वो मेरे बिस्तर पर बैठ गई और मेरे तपते सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मॉम के होने का एहसास हुआ और मैं धीरे से उठकर उससे लिपट गई। मोनिका ने भी मुझे टाइटली हग कर लिया। दिल को बहुत सुकून मिला। अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी मॉम नहीं है। मैंने जल्दी से अपने को उसकी बाहों से छुड़ाया। माथे से ठंडे पानी की पट्टी हटाकर पानी का जग फेंक दिया। पानी फर्श पर फैल गया। उस पानी के बीच मुझे मोनिका की आंखों का पानी दिखाई नहीं दिया, बस शब्द सुनाई पड़े, आर यू ओके प्लीज़, प्लीज़ फॉरगिव मी। उसके बाद डैड ने ही मुझे दवाई दी। तन से मैं ठीक हो गई, पर मन पहले से अधिक बीमार हो गया। मुझे लगा ये मेरी बहुत बड़ी हार थी और उसकी बहुत बड़ी जीत। मैं कई बार उससे आंखें चुराती रही। मुझे लगता वो मुस्कुरा रही होगी, जश्न मना रही होगी। नहीं, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। मुझे और कठोर होना पड़ेगा। शायद वो मोनिका की मुझे मनाने की आखिरी कोशिश थी। मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था और मुझे परी बनना था। वो जानती थी कि महंगे गिफ्ट मुझे नहीं रिझा सकते, इसलिए उसने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर खुद मेरा गाउन डिज़ाइन किया।
सुनहरी पाइपिंग व लेस से सजा मेरा रेड गाउन और साथ में हेड पर लगे रेड रोज़ में देखती रह गई। मेरी सहमति देखते ही वो चहक कर बोली, प्रिया प्लीज़ मुझे अभी पहन कर दिखाओ। जिस दिन तुम्हारा फंक्शन है, मेरा टूर है, तब मैं देख नहीं पाऊँगी। मैं गाउन लेकर बाथरूम में गई। मेरा दिल उसे माफ़ करना चाहता था। मैं गाउन पहनने लगी। अचानक मुझे लगा ये उसकी जीत होगी। उसकी ही नहीं, ये उन सारी दूसरी औरतों की जीत होगी जो बच्चों को मॉम या डैड किसी एक के पास रहने को मजबूर कर देती हैं। मेरा मुंह का स्वाद का सैला हो गया। मैंने गाउन पर कैंची चलानी शुरू कर दी। पाइपिंग, लेस और गुलाब का फूल सब बिखर गए। पर शायद गाउन ही नहीं कटा, उस दिन से बहुत कुछ कट गया। बहुत से धागे, बहुत से फूल बिखर गए। मैंने तमतमाते हुए उसे वो गाउन वापस करते हुए कहा, लो अपना गाउन, तुम इससे मुझे नहीं खरीद सकती, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। इस बार मोनिका की आंखें डबडबाई नहीं, वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, आखिर मेरी गलती क्या है? आखिर तुम मुझे किस अपराध की सज़ा दे रही हो? अगर तुम्हें कुछ गलत लगता भी है तो क्या तुम उस बात को भूल कर मुझे माफ़ कर फिर से आगे नहीं बढ़ सकती? तुम मेरी माँ की आंसुओं का कारण हो। तुमने मेरी हैप्पी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है। मॉम डैड को अलग किया है, फिर डैड को मुझसे अलग किया, फिर ऊंची हरकतों से मुझे खरीदने की कोशिश कर रही हो। मैं चिल्लाती जा रही थी। अपनी सारी नफ़रत एक बार में उड़ेल देना चाहती थी। मैंने आरोपों की झड़ी लगा दी। मैं उसे रोता छोड़कर अपने कमरे में चली गई। उसके बाद से हमारे बीच बातचीत बहुत कम हो गई। मोनिका ने मुझे मनाने की सारी कोशिशें बंद कर दी। मैं खुश थी। मुझे लगा मैंने अपने आप को बिकने नहीं दिया। ये मेरी जीत थी। समय आगे बढ़ता गया और मैं अपने कमरे में और कैद होती गई। कमरा जहाँ मेरा लैपटॉप था, जो मुझे सोशल मीडिया के हज़ारों लोगों से जोड़े रखता। काल्पनिक ही सही, पर मैंने भी अपनी एक फैमिली बना ली थी। एक बड़ी फैमिली जहाँ दर्द और खुशियाँ भले ही न बंटते हों, पर इससे पहले कि मुझे काटने को दौड़े वो बेदर्द समय ज़रूर कट जाता था। तभी अलार्म बजा और मैं अतीत से निकलकर वर्तमान में लौट आई। वर्तमान जहाँ मैं जीत के बाद हार का सामना कर रही थी। मैं बार बार उसको हर्ट करने के लिए, उसका दिल दुखाने के लिए गिल्ट फील कर रही थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं जब भी उससे मिलने जाऊंगी उसे बाहों में भरकर कहूँगी, मैंने उसे माफ़ किया। नफ़रत के चश्मे को हटाकर देखने से मुझे रिश्तों के गणित अब ठीक से समझ में आने लगे थे। नई जनरेशन और आज़ाद ख्याल होने के नाते अब मैं जानती थी कि किसी भी डिसफंक्शनल हो चुके रिश्ते के टूटने की वजह हमेशा दूसरी औरत ही नहीं होती। उस रिश्ते को तो टूटना ही होता है। ये किसी रिश्ते का उस रिश्ते से उत्पन्न बच्चों का दुर्भाग्य हो सकता है, पर इसमें दोष शायद किसी का नहीं होता। फिर भी मैंने मोनिका को हमेशा दोषी माना और अपनी माँ के आंसुओं का कारण भी। वो भी जानती थी कि वो मेरी माँ नहीं है और ना कभी हो सकती है, पर हैप्पी फैमिली के अपने सपने को पूरा करने की उसने बहुत कोशिश की, परंतु उसके सारे प्रयास मुझे उसकी चालें लगते और उन्हें विफल करने में अपनी जीत। मैं ज़िंदगी के हर तौर तरीके में बड़ी हो रही थी, पर पता नहीं क्यों इस बात को समझने में बड़ी नहीं हो पाई। काश कि वक्त मुझे थोड़ा और वक्त दे और मैं अतीत को भूल कर आगे जी सकूं। क्या ऐसा होगा? मैं अधीर हो उठी। एक हफ्ते तक कीमो व रेडिएशन के चलते उसे उसी शीशे के केबिन में रहना था। मैं उससे मिल नहीं सकती थी, पर मैं ये वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैंने बाज़ार जाकर वैसे ही गाउन का ऑर्डर दिया जो एक हफ्ते बाद मिलना था। मैं मोनिका के सामने उसी गाउन में जाना चाहती थी। मोनिका की हालत बिगड़ने लगी थी। उस पर ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं हो रहा था। रेडिएशन की हीट से उसका सारा शरीर जल रहा था। मैं चिंतित थी, पर उसके वार्ड में जाने और ठीक होने का इंतज़ार करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मेरी आशा के विपरीत शीशे के केबिन से निकालकर उसे वार्ड में शिफ्ट नहीं किया गया, बल्कि उसे होस्पाइस केयर के लिए हॉस्पिटल में भी बने एक विशेष कक्ष में भेज दिया गया। डैड ने मुझे बताया था कि होस्पाइस केयर उन मरीजों को दी जाती है जो अपने जीवन की अंतिम अवस्था में होते हैं। यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, केवल मरीज का दर्द कम करने और उसे शांतिपूर्वक मृत्यु के आगोश में जाने देने की कोशिश भर होती है। मरीज के साथ यहाँ उनका परिवार भी रह सकता है, जो आध्यात्मिक स्पीचेस और स्पिरिचुअल हीलिंग के वातावरण में अपने प्रियजन को फाइनल गुड बाय कह सके। डैड और जॉन
मोनिका के साथ रहने के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए, पर मैं मोनिका का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं घर पर ही रह गई। ये हिम्मत जुटाने में मुझे 2 दिन लग गए, पर उस रेड गाउन को मैं नहीं पहन पाई। साधारण सा स्कर्ट टॉप पहनकर मैं हॉस्पिटल गई। मोनिका को इतनी कमज़ोर अवस्था में बेड पर लेटे देखकर मैं भीतर तक कांप गई। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मोनिका ने मुझे अपने करीब बुलाया। डैड और जॉन हम दोनों को कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चले गए। मोनिका ने मुझे उठाने का इशारा किया। मैंने उसे सहारा देकर उठाया। उसने दूसरी बार मुझे प्यार से गले लगा लिया। मैं आंसुओं का वेग रोक नहीं पाई। झरझर झरझर आंसू बहते ही जा रहे थे। मैं अपने दिल की बात कहना ही चाहती थी कि मुझे महसूस हुआ कि मोनिका ने मुझे कुछ ज़्यादा ही टाइटली पकड़ा है। मैंने सब प्रयास उसे अपने से अलग किया। उसकी आंखें मुझे ही घूर रही थीं। मुझे उस समय तक पता नहीं था कि मरना क्या होता है, पर किसी अनिष्ट की आशंका से मैं डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाई। मोनिका हमें छोड़कर सदा के लिए जा चुकी थी। मोनिका के जाने के बाद हमारे जीवन में खालीपन सा भर गया। अब मैंने महसूस किया कि उसने न सिर्फ इस घर में बल्कि मेरे मन में भी एक जगह बना ली थी। जब जब उस पल को सोचती हूँ एक टीस सी उठती है। काश मैं वो कह पाती जो मैं कहना चाहती थी, पर क्या वो उस समय सुन पाती? क्या कोई इंसान जब वो डेथ बेड पर होता है तो उसके लिए उन शब्दों का कोई महत्व होता है जो वो जीवन भर सुनना चाहता है? क्यों हम अपने जीवन को इंटरनल मानते हैं? क्यों हम समय रहते अपनी बात नहीं कह देते? हम अपने क्रोध, नफरत, गुस्से को सहेजने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि जिस थाती को हम बड़ी शान से अगले पल को सौंप देना चाहते हैं, वो अगला पल 2 लोगों के जीवन में रहता भी है या नहीं। मुझे अपनी ही बातों से घबराहट होने लगती है। मैं बालकनी में चली आई। नीले आकाश में सफ़ेद बादल ज़ोर ज़ोर से घूम रहे हैं। मुझे चक्कर सा आ रहा है। मेरे मन में कोई चिल्ला रहा है, मोनिका, मोनिका। मैं फिर ऊपर देखती हूँ। घूमते हुए बादलों को देखकर मैं ज़ोर से चीखने लगती हूँ, मोनिका, मॉम, प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी। पर मैं जानती हूँ इस बार अनसुना करने की बारी मोनिका की है। अभी आप सुन रहे थे वंदना वाजपेयी जी की लिखी हुई एक संवेदनशील और हृदय स्पर्शी कहानी फॉरगिव मी। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।